बेटे, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अबे कुर्सी के खटमल, जरा करीब आ, पर्दा हटा और देख सावन की घटा। जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे। आज की यह कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे ब्लैक एंड वाइट दौर के एक ऐसे कलाकार की जिसके अभिनय और कलम की ताकत ने उन्हें वो शोहरत, इज्जत और लोकप्रियता दी जो आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में बड़े अदब और सम्मान के साथ याद की जाती है। अबे वहाँ क्या दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है, जरा मेरे सामने आ, इतने जूते मारूंगा कि 7 पुश्तों तक तेरी औलाद गंज। यह कहानी है उस महान अभिनेता की जिसकी दमदार आवाज, कमाल की लेखनी और बेमिसाल अदाकारी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपना दीवाना बना दिया था। बड़े बदनसीब होते हैं वो जवान बच्चे जिनकी माओ को उनके लिए भीख मांगनी पड़ती है। उस दौर में बड़े बड़े निर्माता, अभिनेता और निर्देशक इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बड़े मान सम्मान के साथ दरवाजा खटखटाते थे। पर दोस्तों, जिसने पूरी उम्र पैसा कमाने में लगा दी, बाद में वही पैसा बन गया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। 70 और 80 के दशक में इनका जादू ऐसा था कि जिस फिल्म की स्क्रिप्ट या डायलॉग उन्होंने लिखे, उस फिल्म के साथ साथ वो अभिनेता भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाता था। रास्ते पे चलने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है, ये बात तेरे काम आएगी, तेरे औलाद के काम आएगी और हिंदुस्तान के बिगड़े हुए करोड़ों नौजवानों के काम आएगी। ये डायलॉग्स उनकी पहचान बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महान और चर्चित कलाकार की जिंदगी में ऐसे कौन से दर्द छिपे थे जिनके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तुम मेरे खिला रही हो। क्या आप जानते हैं कि इनके जन्म से पहले ही इनके 3 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और इन्हीं मौतों के डर से इनके माता पिता को अपना घर बार छोड़कर दूर जाना पड़ा, सिर्फ अपनी होने वाली संतान की जान बचाने के लिए। से पहले 3 मेरे भाई हुए, वो 8-8 साल की एज को पहुंचते थे और फौत हो जाते थे, मर जाया करते। तुम शायद अभी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना। वो गरीबी, वो भूख, वो धूप में जलते नंगे पैर मिट्टी खोदना और सिर पर तसला उठाकर ढोना, यही था उनका बचपन। फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठाकर हजारों मील का सफर तय करके उनका परिवार मुंबई पहुंचा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी चैन नहीं दिया। मजबूरी में उनकी मां की दूसरी शादी कर दी गई और ये शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। सौतेला बाप रोज बेल्ट और लात घूंसे से पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर देता। घर का गुजारा करने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती। यही था उनका दर्द। ये तो एक दिन होना ही था। इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता। इस अत्याचार से तंग आकर उन्होंने डरावने कब्रिस्तान में शरण ली और वहां उन्होंने मरे हुए लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं जो मौत से नहीं डरते वो जिंदगी की जंग भी जीतते हैं। बेटे, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। किस्मत पलटी और एक दिन खुद दिलीप कुमार साहब उनसे मिलने उनके घर के दरवाजे तक आ पहुंचे। फोन पर उन्होंने कहा, भाई, लोग मुझे फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। ये सुनकर कादर खान का हाथ से फोन छूटते छूटते रह गया। कुमार साहब का फोन है। तो मैंने फोन लिया। हेलो, कौन यूसुफ खान? भाई, लोग फिल्म इंडस्ट्री में मुझे दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। तो मेरा हाथ से फोन छूटते छूटते। वहीं एक दौर ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन के साथ किसी मतभेद के कारण उन्हें कई सुपरहिट फिल्मों से रातों रात बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि 80 के दशक में गोविंदा से भी उनका बड़ा झगड़ा हुआ। सौम्य स्वभाव वाले कादर खान ने गुस्से में गोविंदा को गालियां दे दी और इनके बीच गुस्से और अहंकार की दीवार खड़ी हो गई। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा। इतनी शोहरत, इतने अवार्ड्स, पद्मश्री सम्मान, सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने जीते जी दुनिया को यह साबित करना पड़ा कि मैं अभी जिंदा हूँ। और दुख की बात, जिस आवाज़, जिस बुद्धि और जिस अदाकारी ने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वही आगे चलकर उनकी मौत का कारण भी बना।
कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और इस महान अभिनेता को अपनी मौत के बाद भी नसीब नहीं हुई अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि की मिट्टी। हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर उन्हें दफना दिया गया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है उस दर्द, संघर्ष और हिम्मत की कहानी की, जिसमें छुपा है एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी आंखें भर जाएंगी। उम्र गंवा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन। पूरा सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तेरा प्रीतम है नाम, तेरा प्रीतम हूँ मैं, मेरा प्रीतम है नाम। आओ गुरु करे पीना शुरू, आज तो जाम पे जाम जमकर चले। आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के उस हीरो, खलनायक और लेखक की, जिसने अपने अभिनय और अपने लिखे डायलॉग से हिंदी सिनेमा की शान में 4 चांद लगा दिए। इस अभिनेता ने ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से लेकर रंगीन फिल्मों के दौर तक एक से बढ़कर एक फिल्में दी और सिनेमा को एक नई पहचान दी। लेकिन जिंदगी की तमाम शोहरतें और नाम कमाने के बाद भी इस सितारे का सूर्यास्त बड़ी गुमनामी में ढल गया, और यही गुमनामी, यही दुख और तकलीफ इस सितारे को वह चमक दे गए जिसकी रोशनी में उन्हें पहचाना गया। हिंदी सिनेमा के नायाब, बेशकीमती और अमूल्य हीरे कादर खान के नाम से। अरे ये तो कादर खान है, नमस्ते जी। हाँ, ये मेरी तस्वीर नहीं है, कोई कादर खान है उसकी तस्वीर है। लेकिन कौन थे कादर खान, कहां से आए थे, क्या थी उनकी संघर्ष और दर्द से भरी जिंदगी और वे विवाद जिनकी वजह से आज भी हिंदी सिनेमा और सोशल मीडिया की सुर्खियों में उनका नाम गूंजता है। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को हिंदुस्तान की सीमाओं से दूर काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल रहमान खान और मां का नाम इकबाल बेगम। कादर खान का परिवार बेहद गरीब था, लेकिन गरीबी से भी ज़्यादा बड़ा दुख इस बात का था कि कादर खान से पहले उनकी 3 संतानें, उनके सगे भाई 8 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। कादर खान खुद कहते थे, जब ऐसे गहरे दुख और डर के साए में कादर खान का जन्म हुआ तो उनकी मां का डर और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कहीं इस बार भी बाकी बच्चों की तरह उनकी गोद खाली ना हो जाए। माँ को लगता था कि शायद इस जगह की हवा उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है, या परिवार पर किसी की बुरी नज़र या किसी प्रेत आत्मा का साया है। इसी डर में उन्होंने अपने पति के साथ यह तय किया कि इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना ही बेहतर होगा। मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गईं और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है। यह फैसला आसान नहीं था। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से मासूम बेटे की जान बचाने की चिंता, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत दिखाई और छोटे से कादर खान को लेकर निकल पड़े एक अनजानी मंजिल की ओर, जिसके बारे में उन्हें खुद भी कोई खबर नहीं थी। काबुल से निकलकर भूखे प्यासे धक्के खाते हुए यह परिवार हिंदुस्तान के मुंबई शहर पहुंचा। मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरें खाते खाते, धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर। मुंबई में उन्होंने कमाठीपुरा बस्ती में शरण ली। यही वह पल था जब नन्हे कादर खान के कदम मुंबई की धरती पर पड़े। कादर खान कहते थे, कमाठीपुरा मुंबई का वह इलाका था जिसका दुनिया की चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं था। यह ऐसी जगह थी जहां दुनिया की हर बुराई आम थी। जो लोग कमाठीपुरा से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि उससे गंदा स्लम पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जो लोग कमाठीपुरा को जानते हैं वे जानते हैं उससे गंदा स्लम पूरे वर्ल्ड में ढूंढना मुश्किल है। लेकिन कौन जानता था कि इसी पिछड़ी, बदहाल और गंदगी भरी बस्ती से एक दिन निकलेगा हिंदुस्तान का वह हीरा जिसकी चमक पीढ़ियों तक कायम रहेगी। कमाठीपुरा की झुग्गी झोपड़ी में इस परिवार ने अपना नया जीवन शुरू किया। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान को हालात के सामने बेबस और लाचार बना देती है। हालांकि कादर खान के पिता एक बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। उन्हें फारसी की 10 और अरबी की 8 अलग अलग बोलियां बोलनी और लिखनी आती थी, लेकिन मुंबई जैसे बड़े और तेज शहर की रफ्तार को वह कभी समझ नहीं पाए। धीरे धीरे वह अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करने लगे। इसी अकेलेपन में उन्होंने घर के पास की एक मस्जिद में मौलवी की नौकरी कर ली। यहाँ वह बच्चों को फारसी, अरबी और उर्दू पढ़ाने लगे। इसके एवज में उन्हें उस समय मुश्किल से 5 से 6 रुपये महीना मिला करते थे। मस्जिद में पेश इमाम थे सर, नमाज पढ़ाते थे वो।
मुश्किल से 3-4-5 रुपए उनको महीने के मिलते। वह मस्जिद में पेश इमाम थे, नमाज पढ़ाते थे, लेकिन इतने कम पैसों से घर का खर्च चलाना नामुमकिन था। नतीजा यह हुआ कि घर में तनाव, दुख, तकलीफ और झगड़े बढ़ने लगे और जब कादर खान सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके माता और पिता के बीच तलाक हो गया। अब इस झोपड़ी में कादर खान और उनकी माँ ही रह गए। में अटूट हो गई बात एंड दे गॉट सेपरेटेड, दोनों में तलाक। जब यह खबर कादर खान के नाना को मिली तो वह अफगानिस्तान से बलूचिस्तान होते हुए मुंबई चले आए कि मेरे नाना अफगानिस्तान बलूचिस्तान से आए, मेरे मामू भी। उनके साथ कादर खान के मामू भी आए, लेकिन यहाँ का माहौल और गरीबी देखकर नाना को अपनी बेटी का यूं अकेले रहना गवारा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी दूसरी शादी करा दी। इस तरह अब कादर खान के 2 पिता हो गए, एक सगे और एक सौतेले और एक माँ। सगे पिता के साथ कादर खान ने सिर्फ गरीबी देखी थी, लेकिन सौतेले पिता के आने के बाद तो उनकी ज़िंदगी और भी जहरीली हो गई। सौतेला पिता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। माँ जितना प्यार देती उससे कहीं ज़्यादा सौतेला पिता नफरत देता। वह दिन भर घर में बैठे रहते, काम पर नहीं जाते और शराब पीते। नशे में कादर खान और उनकी माँ की बेइंतहा पिटाई करते। मार की हद इतनी थी कि माँ बेटा बिना विरोध किए उसी गरीबी और बेबसी में चुपचाप सहते रहते। धीरे धीरे छोटे से कादर खान के दिल में सौतेले पिता के लिए गहरी नफरत बैठ गई। घर के हालात इतने खराब हो गए कि कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। सुबह रोटी मिल जाए तो दोपहर का ठिकाना नहीं, और अगर दोपहर में कुछ खा लिया तो रात का भरोसा नहीं। ऐसे में सौतेले पिता उन्हें मार पीट कर उनके पहले पिता के पास पैसे मांगने भेज देता। पहले पिता खुद मस्जिद में मुश्किल से 4 से 6 रुपये कमाते, फिर भी 2 रुपये कादर के हाथ में थमा देते। उन्हीं पैसों से कादर खान लकड़ी, दाल, चावल और आटा खरीद कर लाते ताकि माँ घर में खाना पका सके, लेकिन यह खाना उन्हें हर रोज़ नसीब नहीं होता था। हफ्ते में कई दिन तो माँ बेटे भूखे ही सो जाते थे। हालात बिगड़ते गए तो कादर खान की माँ ने घर घर जाकर काम करना शुरू किया। वह लोगों के झूठे बर्तन धोती और ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों को सहती। कादर के पहले पिता पढ़ाई की कीमत समझते थे और माँ भी चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, इसीलिए उन्होंने कादर खान का दाखिला एक म्युनिसिपल स्कूल में करवा दिया। कादर खान बचपन से ही तेज दिमाग के थे। पढ़ाई लिखाई में उनका मन खूब लगता था। माँ उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने भी भेजती थी, लेकिन घर के तनाव और सौतेले पिता की नफरत से उनका मन अक्सर उदास रहता। कई बार मस्जिद जाने के बजाय वह सीधे पास के कब्रिस्तान में चले जाते। कब्रिस्तान में 2 कब्रों के बीच बैठकर वह जोर जोर से बातें करते, चिल्लाते। उन्हें लगता था कि यहाँ कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। वह उन कब्रों से अपने दिल की सारी बातें कहते, अच्छा बुरा जो भी मन में आता, और कई बार रो भी पड़ते। यह उनकी रोज की आदत बन गई थी। कादर खान के घर के सामने एक इजरायली कब्रिस्तान था। वह अक्सर वहीं जाकर बैठ जाते, लेकिन उनकी अम्मी समझ जाती थी कि बेटा मस्जिद नहीं गया, क्योंकि कादर के पास चप्पल भी नहीं थी और पैरों पर लगी मिट्टी सब राज खोल देती थी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। कादर खान का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कब्रें ही उनका सहारा बन गई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी इन हरकतों पर किसी की नज़र है। दरअसल कई दिनों से एक साहब दीवार की आड़ से उन्हें देख रहे थे। एक रात जब कादर खान कब्रों के बीच बैठे बातें कर रहे थे, अचानक एक तेज रोशनी उनके सामने पड़ी। रोशनी के साथ एक शख्स उनके पास आया और बोला, अरे बेटा, यहाँ अंधेरे में खड़े होकर क्यों चिल्लाते हो? बिना डरे छोटे कादर ने जवाब दिया, मुझे यहाँ इनके बीच बातें करना अच्छा लगता है। यह सुनकर वह शख्स मुस्कुराया और बोला, बेटा क्या तुम मेरे साथ ड्रामा करोगे? और कादर खान से बात करने वाले उस शख्स का नाम था मशहूर स्टेज आर्टिस्ट अशरफ खान। उस समय उनका नाम थिएटर की दुनिया में काफ़ी मशहूर था। नन्हे से कादर खान को ड्रामा शब्द का मतलब तक नहीं पता था। उन दिनों अशरफ खान रोमियो जूलियट की तर्ज पर एक नाटक तैयार कर रहे थे और उन्हें उस नाटक में मुख्य भूमिका के लिए 7-8 साल के एक बच्चे की तलाश थी। कादर खान से मिलने के बाद उनकी यह तलाश पूरी हो गई। उन्होंने पूछा, ड्रामा में काम करोगे? कादर ने भोलेपन से जवाब दिया, ये क्या होता है? यहीं से कादर खान के अभिनय का सफ़र शुरू हो गया। अशरफ खान की मेहनत, मार्गदर्शन और स्नेह के कारण 1 महीने के भीतर ही नन्हा कादर मंच पर उतरने के लिए तैयार हो गया।
नाटक के दिन सैकड़ों लोगों के सामने कादर खान ने उम्मीद से कहीं बढ़कर लाजवाब अभिनय किया। जब उन्होंने अपने संवाद बोले, आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। नाटक समाप्त हुआ तो सभी कलाकारों ने कादर खान की जमकर तारीफ की। इस दौरान एक बुजुर्ग सज्जन लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले उनके पास आए। अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर कादर खान के हाथ में रखते हुए बोले, बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है, इसे हमेशा संभाल कर रखना और ज़िंदगी में खूब तरक्की करना। सिर पर प्यार का हाथ फेरते हुए वे वहां से चले गए। समय के साथ कादर खान बड़े होते गए, लेकिन उनकी गरीबी भी उनके साथ साथ बढ़ती गई। जब उन्होंने अपने उम्र के कई बच्चों को काम करते देखा तो उनके मन में भी काम करने का विचार आया ताकि घर में कुछ पैसे ला सके। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस काम से हम पेट तो भर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी की गरीबी दूर नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो ताकि हम इस जिल्लत और बेबसी से निकल सके। अगर तुम इस मुश्किल को हल करना चाहते हो तो सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ाई। माँ की इन बातों ने कादर खान के दिल पर गहरा असर किया। अब उनका एक ही मकसद रह गया, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। उनके पास ना कॉपी थी ना तख्ती, तो वे चौक से ज़मीन पर लिखकर अभ्यास करते और मिटा देते। इसी तरह वे अपनी शिक्षा जारी रखे हुए थे। साथ ही छोटे छोटे नाटकों में अभिनय और लेखन भी करते रहे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी भाग लेने लगे। एक दिन कॉलेज में नाटकों के लिए ऑडिशन हो रहे थे। दोस्तों के कहने पर अनिच्छा से कादर खान वहां पहुंचे। नाटक के निर्माता प्रमोद जोशी ने उन्हें कुछ पन्ने थमाए। जैसे ही कादर ने संवाद पढ़ना शुरू किया, प्रमोद जोशी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे लगातार 10 पन्ने पढ़वा लिए। फिर पूछा, अब तक कितने नाटक किए हैं? कादर ने जवाब दिया, अपने लिखे 7-8 नाटक। यहीं से प्रमोद जोशी और कादर खान की जोड़ी जम गई। दोनों ने मिलकर कई नाटक लिखे और मंचित किए। उनकी लोकप्रियता कॉलेज से निकलकर अन्य कॉलेजों तक फैल गई। लोग उनसे ऑटोग्राफ तक लेने लगे। इस दौरान कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली और कॉलेज में ही प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, 300 रुपये मासिक वेतन पर। एक बार जागरण संस्था ने पूरे देश में नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया। कादर खान ने भाग नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा अब नाटक करने का समय निकल चुका है। लेकिन आयोजक स्वयं उनके पास आए और कहा कि इनाम 1500 रुपये का है। यह सुनकर कादर हैरान रह गए क्योंकि इतने पैसे उन्होंने कभी देखे तक नहीं थे। उन्होंने अपना लिखा नाटक लोकल ट्रेन प्रस्तुत किया और नतीजे में बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर तीनों अवार्ड जीत लिए। पूरा 1500 रुपया उनके हाथ में आ गया। उस दिन नाटक को जज करने के लिए फिल्म निर्देशक नरेंद्र बेदी और अभिनेत्री कामिनी कौशल मौजूद थे। नरेंद्र बेदी ने कादर से कहा, तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? मैं जवानी दीवानी बना रहा हूँ, उसके डायलॉग लिखो। कादर ने कहा, मुझे नहीं पता फिल्म के डायलॉग कैसे लिखते हैं। बेदी ने जवाब दिया, जैसे नाटक के लिए लिखते हो वैसे ही फिल्मों के लिए भी लिखा जाता है। उस दिन कादर खान खुशी से झूम उठे। वे अपने सारे अवार्ड और 1500 रुपये की रकम मां को दिखाना चाहते थे। उस समय उनकी उम्र 24 साल थी, लेकिन इस उम्र में भी उनके सौतेले पिता का व्यवहार नहीं बदला था। कादर खान जब घर पहुंचे तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सौतेले पिता को कोई खुशी नहीं हुई। उल्टा उन्होंने कादर खान को गालियां दी, भला बुरा कहा और जब बातों से मन नहीं भरा तो मारना शुरू कर दिया। मार इतनी बेरहमी से की गई कि उनके शरीर पर नीले और काले निशान पड़ गए और वे अधमरे हो गए। जवान होते हुए भी कादर खान अपने सौतेले पिता के खिलाफ नहीं गए क्योंकि मां के दिए संस्कार उनके हाथ और पांव बांध देते थे। इस मारपीट के बाद सौतेले पिता ने उन्हें घर छोड़ देने का आदेश दे दिया। यह सुनकर कादर खान भीतर से पूरी तरह टूट गए और दुखी मन से घर छोड़ दिया। इसके बाद वे कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में रहने लगे, लेकिन मां से लगाव इतना था कि मां के कहने पर दिन में एक बार उनसे मिलने जरूर आते। वे मां से कहते, मैं यहाँ सिर्फ आपके प्यार के कारण आता हूँ, वरना मेरा आत्मसम्मान यहाँ आने की इजाज़त नहीं देता। कुछ ही दिनों में पारिवारिक दुख भूलकर कादर खान फिल्म निर्देशक नरेंद्र बेदी के पास पहुंचे। उसने कादर खान को फिल्म की कहानी देकर डायलॉग लिखने को कहा।
कादर ने तुरंत काम शुरू किया और महज 4 घंटे में तैयार डायलॉग लेकर उनके पास लौट आए। नरेंद्र बेदी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने डायलॉग पढ़े तो बेहद खुश हुए। जहां फिल्म की शूटिंग 1 महीने बाद शुरू होनी थी, वहीं कादर के डायलॉग इतने पसंद आए कि शूटिंग 10 दिन बाद ही शुरू कर दी गई। साल 1972 में आई फिल्म जवानी दीवानी कादर खान की डायलॉग लेखन से सजी पहली फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए उन्हें दूसरी बार 1500 रुपये मिले। कादर खान ने सोचा कि अब वे ज़्यादा नहीं लिखेंगे और सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। एक दिन नरेंद्र बेदी के ऑफिस से लौटते वक्त एक अनजान शख्स मिला। उसने कहा, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, रवि टंडन जी की फिल्म खेल खेल में के डायलॉग भी आपको लिखने होंगे। कादर खान ने मना किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उनके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। जब कादर ने लिफाफा खोला तो उसमें 20,000 रुपये थे। जो अब तक 1500 रुपये कमा रहे थे, वे सीधे अब 20,000 रुपये पर पहुंच गए। उनका ईमान डगमगाया और उन्होंने यह काम स्वीकार कर लिया। साल 1975 में खेल खेल में फिल्म रिलीज हुई और हिट रही। इसके बाद निर्माता नाडियाडवाला ने उन्हें फिल्म रफू चक्कर के लिए रोक लिया और 25,000 रुपये पकड़ा दिए। यह फिल्म भी 1975 में आई और सफल रही। अब कादर खान की लिखी फिल्में हिट हो रही थी और उन्हें अच्छे पैसे भी मिलने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई से। उन्होंने कहा, सुना है तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मेरी फिल्म के लिए लिखोगे? लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो तुम्हारे सामने ही कागज फाड़ दूंगा। कादर खान को यह बात अजीब और बुरी लगी। उन्होंने पलट कर पूछा, अगर पसंद आ गया तो? मनमोहन देसाई ने जवाब दिया, तो तुझे गणपति की तरह सिर पर बिठाकर पूरे मोहल्ले में नाचूंगा। उन्होंने कादर को 1974 में रिलीज होने वाली रोटी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन लिखने को दिया। कादर ने यह सीन सिर्फ 3 दिन में लिखकर तैयार कर दिया। जब वे मनमोहन देसाई से मिलने गए तो वह क्रिकेट खेल रहे थे और मन में सोच बैठे कि शायद कादर को फिल्म समझ में नहीं आई। इसी सोच में उन्होंने धीरे से उन्हें गाली दे दी। कादर ने उनसे पूछा, आपने मुझे गाली क्यों दी? देसाई ने मुकरने की कोशिश की, लेकिन कादर ने कहा, आप जानते हैं कि आपने गाली दी, पर यह नहीं जानते हैं कि मैं होंठ पढ़ भी सकता हूँ। मनमोहन देसाई को यह जानकर हैरानी हुई और वे उन्हें अंदर ले गए। जब कादर ने क्लाइमेक्स सुनाना शुरू किया तो देसाई ने उन्हें 5 बार सुना और रिकॉर्ड कर लिया, फिर अपनी पत्नी को भी सुनाया। क्लाइमेक्स सुनकर देसाई की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीने से यह सीन के लिए परेशान थे और तुमने 3 दिन में इसे हल कर दिया। खुश होकर मनमोहन देसाई ने कादर खान को एक ब्लैक एंड व्हाइट तोशिबा की टीवी, एक सोने का ब्रेसलेट और 21,000 रुपये नगद इनाम में दिए। फिर पूछा, डायलॉग लिखने के कितने पैसे लेते हो? कादर ने बताया 25,000 रुपये, लेकिन देसाई ने उन्हें 1,21,000 दे दिए और कहा, मनमोहन देसाई का राइटर 25,000 रुपये का नहीं, 1,21,000 रुपये का होता है। इस तरह कादर खान बैठे बिठाए लखपति बन गए। इतनी बड़ी रकम सुनकर कादर खान के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि उनकी फीस इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। 300 रुपये से 1500 रुपये, 1500 रुपये से 25,000 और फिर सीधे लाखों में। सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। अब कादर खान की ज़िंदगी बदल चुकी थी। सब अच्छा चल रहा था। शोहरत और दौलत दोनों उनके पास थे। वक्त के साथ उन्होंने अजरा खान से शादी कर ली और बस्ती की गंदगी छोड़कर एक अच्छे माहौल और घर में रहने लगे। कादर खान सिर्फ एक अच्छे लेखक ही नहीं थे, बल्कि बेहतरीन अभिनेता भी थे। उनकी इस प्रतिभा से उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि दोनों ने कई नाटकों में साथ काम किया था। एक दिन राजेश खन्ना ने मजाक मजाक में उनसे फिल्मों में अभिनय करने की बात कही और यहीं से उनके अभिनय करियर की नींव पड़ी। उनकी पहली फिल्म थी दाग 1973 में, जिसमें उन्होंने वकील की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद कादर खान ऐसे शख्स बन गए जो फिल्म लिखते भी थे और उसमें अभिनय भी करते थे। उनकी इस दोहरी प्रतिभा के कारण वे कई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। फिल्मों में व्यस्तता बढ़ने के कारण उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन कॉलेज के बच्चे उनसे इतना प्यार करते थे कि वे उनके घर तक आ गए और पढ़ने की जिद करने लगे। कादर खान ने आखिरकार उनकी बात मानकर रात को पढ़ाने का फैसला किया। दिन में फिल्मी काम और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पढ़ाना। पूरे 3 महीने तक उन्होंने इस तरह बच्चों को पढ़ाया और सभी बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए। दाग फिल्म के बाद उनकी दूसरी फिल्म सगीना थी,
दिलीप कुमार ने उनका नाटक लोकल ट्रेन देखा था और उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्मों सगीना और बैराग में उन्हें लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद साल 1974 में फिल्म गूंज, दिल दीवाना और साल 1975 में फिल्म अनाड़ी, जमाने से पूछो जैसी फिल्में आई। 1976 में निर्देशक नरेंद्र बेदी ने अदालत बनाई, जिसमें हीरो अमिताभ बच्चन थे। पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार के लिए अमिताभ ने कादर खान का नाम सुझाया और इस तरह उन्होंने पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। उसी साल उनकी खून पसीना भी आई, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया। कुछ जानकारों का मानना था कि कादर खान खलनायक की भूमिकाएं बेहद असरदार तरीके से निभाते हैं, इसीलिए उन्हें इस दिशा में ज़्यादा काम करना चाहिए। जल्द ही फिल्मों की लाइन लग गई। निर्माता उनसे खलनायक के डायलॉग भी लिखवाते और उन्हीं से वह किरदार भी करवाते। साल 1977 में मुक्ति, परवरिश, भोला भाला जैसी फिल्में आई। उनका नाम हर जगह गूंजने लगा। उन्होंने अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर की कहानी और डायलॉग लिखे और साथ ही अभिनय भी किया। कादर खान अपने सभी डायलॉग रिकॉर्ड किया करते थे और उनकी लेखनी व अभिनय के आगे बड़े बड़े कलाकार सिर झुकाते थे। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी कहती थी कि उन्हें कादर खान के सामने डायलॉग बोलते हुए झिझक होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे एक्टिंग का मास्टर सामने खड़ा हो। साल 1979 से 1982 के बीच उन्होंने सुहाग, कुर्बानी, क्षमाशील, कालिया, जियो और जीने दो, तीसरी आंख जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। वहीं अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, याराना, लावारिस, नमक हलाल, परवरिश जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे। अब वह पर्दे पर एक खतरनाक खलनायक के रूप में पहचान बनाने लगे थे, लेकिन इस छवि का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। स्कूल में उनके छोटे बेटों को बच्चे चिढ़ाने लगे, तेरा बाप तो बुरा है, फिल्मों में विलेन बनता है, तू भी बुरा होगा। झगड़े में उनके बेटे को चोट लग गई। यह सुनकर कादर खान बेहद दुखी हुए और उसी दिन तय कर लिया कि अब वह अपने बच्चों के लिए कभी भी खलनायक की भूमिका नहीं निभाएंगे। कादर खान के लिए यह फैसला लेना मुश्किल नहीं था, क्योंकि तब तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली थी। उस समय उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जब कादर खान ने यह निर्णय लिया, तब भारतीय हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के दो नामी फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चरम पर थी। इस प्रतिस्पर्धा में सिनेमा दो गुटों में बटा हुआ था। जो अभिनेता और अभिनेत्रियां प्रकाश मेहरा के साथ काम करते थे, वे मनमोहन देसाई के साथ काम नहीं कर सकते थे, और जो मनमोहन देसाई के साथ काम करते थे, वे प्रकाश मेहरा के साथ नहीं जुड़ते थे। लेकिन इस गुटबाजी के बीच सिर्फ कादर खान और अमिताभ बच्चन ऐसे कलाकार थे जो दोनों के साथ एक साथ काम कर रहे थे। एक शिफ्ट में कादर खान प्रकाश मेहरा की फिल्म करते तो दूसरी शिफ्ट में मनमोहन देसाई के सेट पर होते। उनकी अदाकारी का जादू ऐसा था कि हर कोई उनका कायल था। साल 1983 से कादर खान का हास्य अभिनेता बनने का सफ़र शुरू हुआ। उसी साल उन्होंने हिम्मत वाला फिल्म की, जिसमें श्रीदेवी और जितेंद्र मुख्य भूमिका में थे। यह एक साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक था, जिसका अनुवाद और डायलॉग खुद कादर खान ने लिखे थे। इसी फिल्म में उन्होंने पहली बार हास्य भूमिका निभाई और यहीं से उनकी कॉमेडी की शुरुआत हुई। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कई सुपरहिट साउथ रीमेक्स के लिए डायलॉग लिखे और उन्हें अपनी लेखनी से और भी प्रभावी बना दिया। साल 1984 से 1992 तक मकसद, तोहफा, सरफरोश, तालाबाज, चालबाज, मजबूर, घर परिवार जैसी फिल्मों में उनका नाम छाया रहा। उनकी कुछ फिल्मों ने उस दौर की सामाजिक कुरीतियों पर भी चोट की। कादर खान के संवाद और उनके बोलने का अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया। खलनायक से हास्य अभिनेता बने कादर खान को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म के लिए। यह पुरस्कार लेने के लिए वे खुद नहीं पहुंचे, बल्कि उनके बेटे ने इसे ग्रहण किया। कादर खान को बेस्ट डायलॉग राइटर का सम्मान भी 2 बार मिला, 1982 में मेरी आवाज़ सुनो और 1993 में अंगार। साल 1992 से निर्देशक डेविड धवन और कादर खान की जोड़ी बनी। उनकी पहली फिल्म थी बोल राधा बोल। डेविड धवन कादर खान की लेखनी और अदाकारी के इतने बड़े प्रशंसक थे कि वे चाहते थे कि कादर खान उनकी हर फिल्म में लिखें और उसमें काम भी करें, लेकिन उस समय कादर खान बेहद व्यस्त रहते थे। 1970 से 1992 तक उनका यही हाल था। वे एक साथ कई फिल्मों में अभिनय करते और साथ ही 5 से 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते। यह उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण था।
डेविड धवन और कादर खान ने करीब 15 फिल्में साथ की और सभी हिट या सुपरहिट रही। इन फिल्मों में कॉमेडी का रंग और गहरा तब हुआ जब इसमें अभिनेता गोविंदा भी शामिल हुए। गोविंदा, डेविड धवन और कादर खान की तिकड़ी ने कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा और कादर खान ने साथ में लगभग 41 फिल्मों में काम किया और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। कादर खान ने अपने करियर में करीब 383 फिल्मों में अभिनय किया और असंख्य सुपरहिट डायलॉग लिखे। वे 2 कलाकारों को बेहद पसंद करते थे, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र, क्योंकि ये कभी सेट पर देर से नहीं आते थे और किसी को इंतजार नहीं कराते थे। फिल्मों में सफलता के बाद कादर खान ने टेलीविजन में कदम रखा। 2001 में उन्होंने स्टार प्लस पर कॉमेडी शो हंसना मत किया। फिर 2011 में सहारा 1 पर हाय पड़ोसी कौन है दोषी प्रसारित हुआ। इसके अलावा वे मिस्टर धनसुख और शेखर सुमन के शो मूवर्स एंड शेखर्स में भी दिखे। उन्होंने 1981 में समा नामक फिल्म का निर्माण भी किया। कादर खान का काम बेमिसाल था, चाहे लेखन हो या अभिनय। वे समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते थे और हमेशा कहते थे, इंसान को हमेशा पानी की तरह होना चाहिए, जैसी परिस्थिति वैसा रंग और ढंग अपना लेना चाहिए। कादर खान जी की फिल्मी यात्रा जितनी शानदार रही, उनकी पारिवारिक जिंदगी उतनी ही भावनाओं और संघर्ष से भरी थी। उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा लगाव अपनी अम्मी से था, क्योंकि माँ और बेटे ने मिलकर दुख और तकलीफ से भरी जिंदगी को जिया था। कादर खान अपनी अम्मी को एक परी मानते थे और कहा करते थे, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से हूँ। एक बार कादर खान फिल्म की शूटिंग से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी मां उल्टी कर रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला वह खून की उल्टी कर रही थी। यह देखकर कादर खान घबरा गए और तुरंत उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के दिन जब लोग मजाक कर रहे थे, कादर खान की मां ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। यह तारीख कादर खान के लिए जिंदगी भर का गहरा जख्म बन गई। कादर खान की शादी अजरा खान से हुई थी। उनके 3 बेटे हुए, अब्दुल खान, सरफराज खान और शहनवाज खान। बड़े बेटे अब्दुल खान कैमरों से दूर कनाडा में एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करने लगे, लेकिन 2021 में किडनी की बीमारी से उनका निधन हो गया। सरफराज और शहनवाज दोनों ही हिंदी सिनेमा से जुड़े रहे। सरफराज ने तेरे नाम, मैंने दिल तुझको दिया और वांटेड जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जबकि शहनवाज कई बड़े निर्देशकों के असिस्टेंट रहे। कादर खान का मानना था कि बेटों को अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कभी किसी से सिफारिश नहीं की। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के साथ लगभग 22 फिल्मों में काम किया और उनके कई मशहूर डायलॉग लिखे, जिनमें जंजीर का मशहूर डायलॉग भी शामिल है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कादर खान और अमिताभ बच्चन के बीच नाराजगी हो गई। वजह यह थी कि फिल्म सेट पर एक निर्माता ने कादर खान से कहा था कि वह अमिताभ को सर जी कहकर पुकारे, जबकि कादर खान उन्हें हमेशा अमित या अमित जी कहते थे। कादर खान ने साफ कहा, वो आपके लिए सर जी हैं, मेरे लिए मेरा दोस्त अमित है। यह मामूली सी बात दूर तक चली गई और कादर खान की कुछ फिल्मों से दूरी बन गई, लेकिन समय के साथ यह नाराजगी फिर खत्म हो गई। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी भी काफी मशहूर रही, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण दोनों में दूरियां आ गई और दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला। 2003 के बाद कादर खान ने फिल्मों में आना कम कर दिया। सुनो ससुर जी, दीवाना, मस्ती नहीं सस्ती और मुझसे शादी करोगी जैसी कुछ फिल्मों में वे नजर आए। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें घुटनों में दर्द, डायबिटीज़ और आगे चलकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए उन्हें बेटों की इच्छा पर कनाडा ले जाया गया, जहां बेटों ने उनकी पूरी देखभाल की। लेकिन 31 दिसंबर 2018 को जब दुनिया नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रही थी, कादर खान ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्हें कनाडा में सुपुर्द ए खाक किया गया। विडंबना यह रही कि मां ने उन्हें बचाने के लिए काबुल से हिंदुस्तान लाया था, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि में जगह नहीं मिली। अपने जीवन में कादर खान ने कई स्टार्स को सुपरस्टार बनाया, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बॉलीवुड का बेरहम चेहरा भी दिखा। बीमारी होने पर भी बहुत से लोगों ने उनका हाल तक नहीं पूछा। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही उन्हें फ़ोन कर लेते थे, जिससे उन्हें सुकून मिलता था। कभी कभी सोशल मीडिया पर उनकी झूठी मौत की खबरें भी फैलाई जाती, जिससे वे आहत हो जाते थे और लोगों से गुजारिश करते थे, मेरी मौत का तमाशा मत बनाइए, मैं अभी जिंदा हूँ। साल 2019 में उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा रिलीज़ हुई। अपने योगदान के बावजूद उन्हें बहुत कम बड़े सम्मान मिले, सिर्फ 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2013 में साहित्य शिरोमणि सम्मान।
साल 2019 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन तब तक वे दुनिया छोड़ चुके थे। उनका बेटा यह सम्मान लेने पहुंचा और कहा, आपने बहुत देर कर दी। कादर खान का नाम हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगा। उनकी कलम और अभिनय ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। जिंदगी भर दुख, संघर्ष और बदलते रिश्तों से लड़ने के बावजूद वे जमीन से जुड़े इंसान रहे। कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका दुख होता है, जो हर पल उसके साथ रहता है। कादर खान जैसे लोग भले ही इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनकी यादें और उनका काम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे।